इमरान ने जलाकर रिसीवर पटक दिया। इसे इस फोन से ही नफरत हो गई थी। 3-4 दिन से वो बेकार बैठा मक्खियां मार रहा था। इस पर कुछ तो बेकारी सवार थी और कुछ फोन यूं सवार था कि शहर की एक लड़की ने इसे फोन पर मोहब्बत शुरू कर दी थी। वक्त बे वक्त रिंग करके इसे ख्वामखा बोर करती थी। इमरान नहीं जानता था कि वो कौन है, कैसी है, कहाँ रहती है, बस इसने इससे फोन पर मोहब्बत शुरू कर दी थी। इस वक्त तो इमरान को खास तौर पर गुस्सा आया था। इसने रिंग करके हेलो कहा, फिर जल्दी से बोली, ओह डैडी आ रहे हैं, और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। पहले तो इमरान का दिल चाहा कि रिसीवर अपने सर पर मार ले, लेकिन फिर इसे हुक पर ही पटकने पर इक्तिफा करनी पड़ी। शायद आधे ही मिनट बाद घंटी फिर बजी। इमरान सोच भी नहीं सकता था कि फिर वही होगी। इसने रिसीवर उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से मुतरन्नम सी आवाज आई, हेलो। हाँ फिर? इमरान आंखें फाड़ कर बोला, जी हाँ, मैं समझी थी शायद डैडी इस तरफ आएंगे। खुदारा मुझे अपने डैडी का नाम और पता बता दीजिए, इमरान ने गिग्या कर कहा। हरगिज नहीं, वरना आप मेरी मोहब्बत का खून कर देंगे, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। अबे ओ सलमान, इमरान हलक फाड़ कर चीखा। जी, फोन से आवाज आई। आपसे नहीं, इमरान जलजला कर बोला, मैं अपने नौकर को पुकार रहा था। दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आई। फिर कहा गया, आप इतने बेदर्द क्यों हैं? इमरान ने रिसीवर सलमान को थमा दिया। सलमान समझा शायद कहीं से इसका फोन आया है। इसने माउथपीस में कहा, जी। फिर हैरत से आंखें फाड़ते हुए कुछ देर तक सुनता रहा। इसके चेहरे पर बुखलाहट के आसार थे। इसने फंसी फंसी सी आवाज में कहा, जी साहब, मैं सलमान बोल रहा हूँ। पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया था। बहरहाल जब वो रिसीवर रखने लगा तो इसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। क्यों बे, ये कौन थी? इमरान ने गरज कर पूछा। साहब मैं क्या जानूं? साहब के बच्चे, तुमने नामहरम औरतों से इश्क लड़ा लड़ा कर मेरा खून नजस कर दिया है। अरे अल्लाह कसम साहब, मैं तो जानता भी नहीं। फिर वही बकवास, जोरी और चीता सोरी, अरे सॉरी और सीना चोरी, क्या कहते हैं बे? चोरी और सीना जोरी, सलमान जल्दी से बोला। हाँ फिर बोल। मैं नहीं जानता साहब के कौन थी। हाँ तो क्या दर्जनों हैं? इमरान आंखें फाड़ कर बोला। नहीं साहब, कसम ले लीजिए। शोपेनहार को पढ़ा है तूने? नहीं साहब। नक्शे को? कौन से नक्शे को? बिल्कुल जाहिल है। अबे नक्शे को नहीं, नक्शे, जर्मन फिलासफर नक्शे। साहब आप कुछ भूल गए हैं, सलमान जल्दी से बोला। क्या भूल गया हूँ? यही कि आप आज दिन भर मुझे छुट्टी देंगे। कल आपने वादा किया था। दफा हो जाओ, लेकिन कान खोल कर सुन ले। इश्क विश्क का चक्कर छोड़ दे। अभी तेरे बाल बचे भी नहीं हुए हैं, बर्बाद हो जाओगे। गेट आउट। सलमान सर खुजाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। आजकल इमरान फ्लैट में तन्हा था। रोशी ने दूसरा फ्लैट ले लिया था और अब वही रहती थी। इमरान जैसे आदमी को बर्दाश्त कर लेना हर एक के बस का रोग नहीं होता। इमरान ने अपने घर की शक्ल महीनों से नहीं देखी थी। रहमान साहब का हुक्म था कि इसे घर में घुसने ही ना दिया जाए। वैसे वो इधर से गुजरता जरूर था। फाटक पर रुककर चौकीदार को गालिब के 2-4 अशार सुनाता, कन्फ्यूशियस के अफवाज दोहराता और खुद ही का फलसफा समझाता हुआ गुजर जाता। अलबत्ता इसके खास नौकर सलमान ने इसका साथ नहीं छोड़ा। रहमान साहब की मुलाजमत तर करके वो भी इमरान के पास पहुंच गया था। रोशी के चले जाने के बाद इमरान ने इदारा शादी और तलाक का बोर्ड हटवा दिया था और अब इसकी जगह एक सादा बोर्ड ने ले ली थी। जब वो फ्लैट में दाखिल होने लगता तो इस पर चाक से लिख देता, अली इमरान MSc PhD आक्सन। जब फ्लैट से बाहर कहीं जाने लगता तो इसे मिटाकर लिख देता, सलमान। इस नालायक के पास कोई डिग्री नहीं है। पड़ोसी देखते और हंसते। सलमान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इसे मिटा देता। महकमा सुराग रसानी का सुपरिटेंडेंट कैप्टन फयाज इस हैज बेज में पड़ा हुआ था कि इमरान का ताल्लुक होम डिपार्टमेंट से है भी या नहीं। वैसे वो सोच भी नहीं सकता था कि इमरान के लिए कोई खास जगह पैदा की गई होगी। और इसकी दानस्त में होम सेक्रेटरी सर सुल्तान ऐसे नहीं थे कि इमरान जैसे खरदिमाग आदमी को मुंह लगाते। बहरहाल ये किसी को भी नहीं मालूम था कि आजकल इमरान का ज़रिए माश क्या है। और खुद इमरान का ख्याल ये था कि ज़रिए माश सिरे से कोई चीज ही नहीं है। अगर कोई लड़की फोन पर पीछे पड़ जाए तो ज़रिए माश का पसमानदा किसी यतीम खाने ही के हाथ लग सकता है। फोन की घंटी फिर बजी। और इसने रिसीवर उठाकर हाँक लगाई। मैं इमरान का बाप रहमान बोल रहा हूँ। लेकिन अब जो गौर से सुना तो वो किसी लड़की की आवाज नहीं थी, बल्कि शायद कहीं से गलत कनेक्शन हो गया था। 2 आदमी गुफ्तगू कर रहे थे और इमरान एक एक लफ्ज सुन रहा था। एक तरफ से बोलने वाला यकीनन किसी तकलीफ में मुब्तला था, क्योंकि इसके मुंह से बार बार कराह निकल जाती थी। मैंने, आवाज आई, बवक्त तुम्हें फोन किया है। उफ, ओह, मेरे हाथ पैर एक कुर्सी में जकड़े हुए हैं। फिर तुमने नंबर कैसे डायल किए? दूसरी आवाज आई। पहली आवाज, ओह,
बमुश्किल तमाम कुर्सी समेत खिसकता हुआ मेज तक आया। मेज पर पड़ी हुई एक पेंसिल दांतों में दबाई और इसी से नंबर डायल किए। रिसीवर को सर से पहले ही मेज पर गिरा लिया था और अब वो जिस पोजीशन में है इससे मुझे तुम्हारी आवाज साफ सुनाई दे रही है और मेरी गर्दन टूटी जा रही है। मैं नहीं जानता कि ये इमारत कहाँ है। दूसरी आवाज, तुम वहां पहुंचे किस तरह? पहली आवाज, मेरी गर्दन टूट रही है, ये फिर बताऊंगा। कुछ करो, कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद हैं। ठहरो। दूसरी आवाज, लेकिन जब यही नहीं मालूम कि इमारत कहाँ है। पहली आवाज, अरे सुनो भी तो, ठहरो, मैं तुम्हें इस फोन का नंबर बताता हूँ। आवाज आनी बंद हो गई, लेकिन इमरान रिसीवर कान से लगाए रहा। कुछ देर बाद आवाज आई, इसका नंबर 31860 नाट है। डायरेक्टरी में देखो कि ये नंबर किसका है, पता चल जाएगा। लेकिन अब यहाँ फोन मत करना, क्योंकि मैं रिसीवर को किसी तरह भी हुक पर रखकर सिलसिला मुनक़ता नहीं कर सकता। दूसरी आवाज, अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। सिलसिला मुनक़ता हो गया। इमरान ने झपट कर टेलीफोन डायरेक्टरी उठाई। नंबर की तलाश आसान काम नहीं था, फिर भी वो बड़ी तेजी से वरगर्दानी करता रहा और इसी दौरान में फोन की घंटी फिर बजी। और इमरान ने रिसीवर उठा लिया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई और ये इसी लड़की की आवाज थी। इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला, हेलो, यतीम खाना अंजुमन सादात। ओह, माफ कीजिएगा, दूसरी तरफ से आवाज आई और यह सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। इमरान रिसीवर रखकर फिर डायरेक्टरी की वरगर्दानी करने लगा और इस बार इसे वो नंबर मिल गया। लेकिन इसकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब इसने देखा कि वो नंबर होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सर सुल्तान के निजी फोन का है। इमरान बड़ी तेजी से अपना सर सुलाने लगा। इतने में फोन की घंटी फिर बजी और इमरान सर सुलाते सुलाते हाथ रोक कर अपने सर पर तमाचे मारने लगा। इस बार इसने रिसीवर नहीं उठाया। घंटी बजती रही और वो बाहर जाने के लिए लिबास तब्दील करता रहा। आखिर घंटी बजनी बंद हो गई और इमरान मेज से फ्लैट हैट उठाकर बाहर आया। लेकिन वो इस वक्त भी साइन बोर्ड पर से अपना नाम मिटाना नहीं भूला। चूंकि सलमान अंदर मौजूद नहीं था, इसलिए इसने अपना नाम मिटाकर इसका नाम लिखने की बजाय अल्लाह का फजल है लिख दिया। फिर फ्लैट को मुकफल करके वो पैदल ही इस तरफ चल पड़ा जहां इसने गैराज किराए पर ले रखा था। गैराज से अपने 2 सीटर निकाली और सर सुल्तान के बंगले की तरफ रवाना हो गया। आज सर सुल्तान की तबीयत कुछ मुजमैल सी थी, इसलिए वो ऑफिस नहीं गए थे। वो इस वक्त बरामदे ही में एक आराम कुर्सी पर नीम दराज अखबारात के सफ़ात उलट पुलट रहे थे। आज की खबरें पढ़ चुके थे, 2 एक छोटे मोटे मजमून भी देख डाले थे और अब एडिटर के नाम पढ़ने वालों के खतूत से गुजरकर इश्तहारात देख रहे थे कि इमरान की 2 सीटर कंपाउंड में दाखिल हुई। और फिर जब इन्होंने इमरान को देखा तो इनके चेहरे पर हैरत के आसार नजर आने लगे। तुम यहाँ कैसे? इन्होंने पूछा। इमरान अभी बरामदे में भी दाखिल नहीं हो पाया था। मैं ये पूछने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि आपके पास पड़ोस में कोई बंगला तो खाली नहीं है क्या? सर सुल्तान इसे चंद लम्हे घूरते रहे, फिर बोले, तुम मुझसे संजीदगी से गुफ्तगू किया करो वरना दोनों कान उखाड़ लूंगा। खुदा की कसम मैं बिल्कुल संजीदा हूँ जनाब, और मेरी ये पेशनगोई है कि आप मुस्तकबिल करीब में किसी परेशानी में मुब्तला होने वाले हैं। मैं नहीं समझा। बैठ जाओ। बैठने का वक्त नहीं है जनाब, हमें जल्दी करनी चाहिए। अजीब आदमी हो, क्या बक रहे हो? आपका फोन नंबर 31860 नाट है ना? हाँ यही है, लेकिन कोई बंगला खाली है? यकीनन होगा। जब तक पूरी बात नहीं बताओगे। सर सुल्तान जुमला पूरा करने की बजाय इसे घूरने लगे। इन्हें इमरान के अंदाज़ी गुफ्तगू पर हैरत थी। इसने आज तक इनसे इस तरह बेतकल्लुफ़ी से बात नहीं की थी। इमरान कम से कम अल्फाज में टेलीफोन का वाक़या दोहराने की कोशिश करने लगा। मुझे हैरत है कहीं किसी ने किसी से फोन पर मजाक न किया हो, सर सुल्तान ने कहा। आपकी दुश्मनों की कमी नहीं है, इसका एतराफ़ तो आपको होगा। हाँ ठीक है, लेकिन एक नंबर के 2 फोन, ये नामुमकिन है। वैसे मेरे बंगले की पुश्त ही पर एक बंगला खाली है, तो फिर जल्दी कीजिए, शायद हमें इसका कफल तोड़ना पड़े। इसकी कुंजी मेरे पास ही है, सर सुल्तान ने उठते हुए कहा। वो मेरे एक अजीज की मलकियत है और किराए के लिए खाली है। फोन भी है वहाँ? नहीं, अब तो नहीं है, पहले कभी था। अच्छा तो मैं बंगले की पुश्त पर चलता हूँ, इमरान उठता हुआ बोला। सर सुल्तान उठकर अंदर चले गए। इमरान बंगले की पुश्त पर आया। दूसरे बंगले का फासला ज्यादा नहीं था। इमरान ने टेलीफोन की तारों पर नजर डाली और होंठों को दायरे की शक्ल देकर सर हिलाने लगा। इतने में बंगले की कुंजी इसके पास पहुंच गई। सर सुल्तान खुद नहीं आए थे, कुंजी एक नौकर के हाथ भिजवा दी थी। साहब से कहो वो खुद तशरीफ लाएं, इमरान ने कहा। मैं कैसे कहूँ साहब, नौकर बोला। ठहरो, इमरान ने जेब से नोटबुक निकाली, इस पर कुछ लिखा और कागज फाड़ कर नौकर के हाथ में देता हुआ बोला, नहीं कह सकते तो ये इन्हें दे देना, जल्दी करो। नौकर चला गया। इमरान मुस्तबराना अंदाज में वहीं टहलता रहा। इसके चेहरे पर उलझन के आसार थे और वो बार बार तार की तरफ देखने लगता था जो सर सुल्तान के बंगले की तार के खंभे से दूसरे बंगले की दीवार तक फैला हुआ था।
इसे तकरीबन 3-4 मिनट तक सर सुल्तान का इंतजार करना पड़ा। सर सुल्तान आए जरूर, मगर कुछ झंझलाए हुए से मालूम हो रहे थे। मैं कहता हूँ कि ये किसी ने मजाक किया होगा, इन्होंने कहा। मगर ये मुलाजा फरमाइए, इमरान ऊपर की तरफ उंगली उठाकर बोला। इस सिलसिले का क्या मतलब हो सकता है? आपकी वायर पोल से ये कनेक्शन कैसा? ओहो! सर सुल्तान के होंठ हैरत से खुल गए। फिर वो इमरान की तरफ खाली जहनी के अंदाज में देखते रहने के बाद बोले, बड़ी अजीब बात है। बस अब आइए, इमरान दूसरे बंगले की तरफ बढ़ता हुआ बोला। वो दोनों चक्कर काटकर बंगले के बरामदे के सामने पहुंचे और जैसे ही वो आगे बढ़े, एक बार फिर सर सुल्तान की आंखों से हैरत झांकने लगी। हैं, यहाँ तो कफल पड़ा हुआ था, वो बुड़बुड़ाए। इमरान इनकी तरफ ध्यान दिए बगैर आगे बढ़ता चला गया। अब सर सुल्तान की रफ्तार भी तेज हो गई थी। इमरान ने सदर दरवाजे पर रुककर इसके बोर्ड को गौर से देखा और जेब से रुमाल निकालकर अपने हाथ पर लपेट लिया। फिर इसी हाथ से दरवाजे को धक्का देता हुआ अंदर दाखिल हो गया। सर सुल्तान खामोश थे। जरा इन निशानात का ख्याल रखिएगा, इमरान ने गर्द आलूद फर्श की तरफ इशारा करके कहा, जिस पर किसी के पैरों के निशानात बहुत वाज़ेह थे। शायद ये बंगला बहुत दिनों से खाली था, क्योंकि इसकी दीवारें भी गर्द आलूद थी। इमरान पैरों के निशानात देखता हुआ आगे बढ़ता रहा, हत्ता कि वो कमरे के दरवाजे पर खत्म हो गए। इमरान रुक गया क्योंकि दरवाजा बंद था। इसने मुड़कर सर सुल्तान की तरफ देखा, जो इसे पहले ही से घूर रहे थे। क्या आप मेरे मतलब कोई गलत बात सोच रहे हैं? इमरान ने पूछा। नहीं, लेकिन दरवाजा खोलो, आपकी इजाजत से, इमरान ने आहिस्ता से बड़बड़ाकर इसी हाथ से दरवाजे को धक्का दिया जिस पर रुमाल लिपटा हुआ था। दरवाजा खुल गया और सर सुल्तान इमरान को एक तरफ हटाकर मुस्तबराना अंदाज में अंदर दाखिल हो गए। फिर दोनों ही तहय्युर आमेज नजरों से कमरे का जायजा ले रहे थे। किसी के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। मेज के करीब एक कुर्सी उल्टी पड़ी थी और इसके नीचे बहुत सा ताजा खून था। रस्सी के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। लेकिन लाश? सर सुल्तान ने बराई हुई आवाज में कहा। लाश? इमरान कुछ सोचता हुआ बोला, पता नहीं, लेकिन इसने किसी को आपका फोन नंबर बताया था, लिहाजा ये आपके खिलाफ किसी किस्म की साजिश ही हो सकती है। मेरे खिलाफ? जी हाँ, बेहतर यही है कि आप पुलिस को फोन पर मुतला कर दें। मैं यही हूँ, आप जाइए। लेकिन यहाँ कोई टेलीफोन मौजूद नहीं है। शायद वो जल्दी में दीवार वाला कनेक्शन अलग नहीं कर सके। ये चीज आपके हक में बेहतर हुई है। क्या चक्कर है भाई? मैं कुछ नहीं समझ सकता, सर सुल्तान ने उकताए हुए अंदाज में कहा। आप फोन कर दीजिए कि आपको मुझ पर इत्मीनान नहीं है। सर सुल्तान चंद हमें कुछ सोचते रहे, फिर वहां से चले गए। इमरान थोड़ी देर तक बेहिस व हरकत खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर मेज के करीब आकर इस पर झुक पड़ा। मालूम नहीं वो क्या देख रहा था। अचानक वो चौंक पड़ा। यकीनन वो दौड़ते हुए कदमों ही की आवाज थी और कोई इसी तरफ आ रहा था। इमरान तेजी से दरवाजे की जानिब बढ़ा। ये सर सुल्तान थे। दरवाजे के करीब आकर वो अचानक रुक गए और अब इनके इंतशार ज़दा चेहरे पर खफत के आसार भी थे, जैसे इन्हें एहसास हो कि इस तरह दौड़ना इन किसी शख्सियत के आदमी को जेब नहीं देता। वाकई इमरान, वो हाँफते हुए बोले, साजिश? क्या हुआ? लाश? कहाँ? मेरे पाए बाग में, चलो। वो फिर तेजी से मुड़ गए। इमरान इनके पीछे दौड़ रहा था। आज से पहले कभी इसे सर सुल्तान को इस हाल में देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। किसी जमाने में इनका फौजी कैरियर भी रह चुका था और अब बुढ़ापे में भी वो कम से कम इतने कमजोर दिल तो नहीं हो सकते थे कि एक लाश देखकर इस तरह बदहवास हो जाते। इमरान इनके साथ दौड़ता हुआ पाए बाग में आया और यहाँ इसने गुलाब की झाड़ियों में एक लाश देखी। चूंकि वो औंधी पड़ी हुई थी इसलिए वो चेहरा ना देख सका, लेकिन पुश्त में घुसे हुए खंजर का दस्ता तो बहरहाल साफ नजर आ रहा था। इमरान सर सुल्तान की तरफ मुड़ा, जो किसी मासूम बच्चे की तरह खड़े पलके चिपका रहे थे। इनके सते हुए चेहरे पर बड़ाई की कोई अलामत बाकी नहीं रह गई थी। आपने फोन नहीं किया? इमरान ने पूछा। नहीं, इसकी नौबत ही नहीं आई, सर सुल्तान ने खुश होंठों पर जुबान फेर कर कहा। लेकिन? इमरान इस लेकिन वाले जुमले का मुंतजिर रहा, मगर सर सुल्तान ने इसे आगे और कुछ नहीं कहा। आप शायद कुछ कहना चाहते हैं, इमरान बोला। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सर सुल्तान दोनों हाथों से सर पकड़कर लान पर बैठ गए और आंखें बंद कर लीं। मैंने आज से कबल कभी आपको इस हाल में नहीं देखा। आखिर आप परेशान क्यों हैं? यहाँ सिर्फ लाश की मौजूदगी ये साबित नहीं कर सकती कि आप कत्ल के मुर्तकिब हुए हैं। हम इधर ही से गुजर कर वहां गए थे, सर सुल्तान ने कहा। जी हाँ, लेकिन ये लाश इस वक्त यहाँ नहीं थी। ना रही होगी, इमरान ने लापरवाही से कहा। मैं दरअसल आपकी परेशानी की वजह मालूम करना चाहता हूँ। ओह, मुझे फोन कर देना चाहिए, सर सुल्तान ने उठते हुए कहा। इमरान इन्हें बहुत गौर से देख रहा था। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से बरामदे की तरफ चले गए।
पुलिस की कार्रवाई खत्म हो जाने के बाद इमरान ने सर सुल्तान से कहा, आप कुछ छुपा रहे हैं? क्या छुपा रहा हूं? सर सुल्तान दफतन चूक पड़े और इनके चेहरे की जर्दी बढ़ गई। मकतूल आपके लिए गुमनाम था? कतई गुमनाम था। फिर समझ में नहीं आता कि मुजरिम की इस हरकत का क्या मकसद हो सकता है। जाहिर है कि आप पर शुबा भी नहीं किया जा सकता। सर सुल्तान खामोश रहे और इमरान कहता रहा, अगर आपके खिलाफ किसी किस्म की साजिश है तो इसे दूसरी शक्ल में होना चाहिए था। यानी आप इस सूरत में मकतूल से न सिर्फ वाकिफ होते बल्कि दूसरों को भी इसका इल्म होता कि आपके और इसके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। ठीक है, फिर आपकी परेशानी फजूल है। मैं क्या बताऊं कि वो फिर कुछ कहते कहते रुक गए और इमरान मौजू बदल कर बोला, अब मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं खुद नहीं बता सकता कि तुम इस सिलसिले में क्या कर सकोगे। मुमकिन है कुछ कर ही सकूं, लेकिन इस सूरत में जबकि आप मुझे किसी मामले में भी अंधेरे में ना रखें, इमरान ने कहा। सर सुल्तान को सोचने लगे, फिर इन्होंने कहा, देखो इमरान, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहता कि तुम कातिल को ढूंढ निकालो। मैं इसके लिए हाजिर हूँ, लेकिन इस सूरत में भी आप मेरे कुछ सवालात के जवाब देने पर मजबूर होंगे। मैं इस बेतकल्लुफी की माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, सर सुल्तान ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद पर काबू पा रहे थे। देर हुई लाश वहां से उठ चुकी थी और पुलिस वाले भी जा चुके थे। इस दौरान में आपका किसी से झगड़ा हुआ है? इमरान ने पूछा। नहीं, कतई नहीं। क्या आपकी तरक्की के सिलसिले में किसी दूसरे की हक तलफी हुई है? नहीं, ये बात भी नहीं है। फिर बताइए, कातिल कैसे पकड़ा जा सकता है? इमरान ने तशवीश आमेज लहजे में कहा, ना आप किसी के दुश्मन, न कोई आपका दुश्मन। मकतूल आपके लिए अजनबी। एक ऐसे मकान में इसे कत्ल किया गया जिसकी कुंजी आप ही के पास थी, और फिर इसे आपके बाएं बाग में डाल दिया गया। आप खुद सोचिए, मैं किसी उलझन में पड़ सकता हूँ? सर सुल्तान कुछ नहीं बोले। इमरान बड़े गौर से इनका चेहरा देख रहा था। इसे यकीन था कि वो कुछ न कुछ जरूर छुपा रहे हैं। इमरान ने कहा, आपके टेलीफोन के तार के खंभे से कनेक्शन लिया गया था। अब आप सोचिए कि वहां आकर टेलीफोन का ड्रामा खेलने की क्या जरूरत थी। अगर आप सोचें तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि कातिल यही चाहता था। जी हाँ, मतलब यह कि कातिल चाहता था कि मरने से पहले मकतूल किसी न किसी को फोन जरूर कर दे। इसके लिए इसने आपका फोन नंबर मुंतखब किया। आहा, अच्छा, अब मैं कुछ ना पूछूंगा। अभी मेरे हाथ में एक कार्ड मौजूद है, यानी वो आदमी जिसे फोन किया गया था। मेरी ही तरह गालिबन इसे भी डायरेक्टरी में आपका नंबर देखकर हैरत हुई होगी, या ना हुई हो, खुदा जाने। लेकिन तुम इसे तलाश कैसे करोगे? तुम्हें क्या मालूम कि मकतूल ने किस नंबर पर रिंग किया था? जी हाँ, ये तो नहीं मालूम, मगर देखिए, मैं कोशिश करूंगा। इस कमरे में इमरान और सर सुल्तान के अलावा और कोई नहीं था, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं था कि घर के दूसरे अफराद को इस हादसे की कोई फिक्र ना रही हो। इस कमरे से मुल्हिका सारे कमरों से लोगों की आवाजें आ रही थीं। तकरीबन सभी परेशान रहे होंगे, लेकिन वो यहाँ इस कमरे में आने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि सर सुल्तान इन लोगों में से थे जिनके मुतल्लिक कहा जाता था कि नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देते। अच्छा, तो अब मुझे इजाजत दीजिए, इमरान ने सर सुल्तान की तरफ देखे बगैर कहा। अच्छी बात है, सर सुल्तान ने उठकर इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। जैसे ही वो उठे, इनके कपड़ों से एक छोटी सी तस्वीर निकलकर फर्श पर गिर पड़ी और वो बड़ी फुर्ती से इसे उठाने के लिए झुके। इमरान का हाथ मुसाफे के लिए फैला ही रह गया, लेकिन तस्वीर पर इसकी नजर पड़ ही गई। हालांकि सर सुल्तान ने इसे उठाने में जल्दी की थी। इमरान को ऐसे महसूस हुआ जैसे सर सुल्तान जहनी फतूर में मुब्तला हो। ये तस्वीर उल्लू की थी, कैमरा फोटो। उल्लू की तस्वीर जिसे शायद सर सुल्तान अपने कपड़ों में छुपाए हुए थे। इन्होंने इमरान की तरफ चोरों की तरह देखा और झंपते हुए अंदाज में मुस्कुरा पड़े। अपने मामलात आदमी खुद ही समझ सकता है, इमरान आहिस्ता से बड़बड़ाया। ऐसे ही वाकयात मेरी खोपड़ी उलट देते हैं। मैं पागल हो जाता हूँ, फिर लोगों को मुझसे शिकायत होती है। क्या बात है? मैं इस तस्वीर के मुतालिक कुछ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इसके पुष्ट पर खून का छोटा सा धब्बा मौजूद है और शायद कुछ तहरीर भी है। सर सुल्तान ने एक लंबी सी सांस ली और आराम कुर्सी में गिर गए। बता सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे पागल समझोगे, इन्होंने थोड़ी देर बाद कहा। मैं वादा करता हूँ कि ना समझूंगा, इमरान ने किसी ऐसे नासमझ बच्चे के से अंदाज में कहा जो हर हाल में अपनी बात मनवा लेने पर तुल गया हो। सर सुल्तान ने वो तस्वीर इसकी तरफ बढ़ा दी। इमरान इनके करीब ही एक कुर्सी पर बैठकर इसे देखने लगा। तस्वीर की पुष्ट पर खून का धब्बा बहुत नुमाया था और अभी इसकी रंगत में ज्यादा तब्दीली नहीं वाक़या हुई थी, और वो तहरीर मानी खेज भी थी और मज़हका अंगेज भी। सिर्फ 3 अल्फाज थे, रात का शहजादा। किसी ज़हीन बच्चे की शरारत, इमरान सर सुल्तान की आंखों में देखता हुआ बोला। लेकिन मुझे ये तस्वीर इसी लाश पर रखी हुई मिली थी, सर सुल्तान ने कहा। आज वो बच्चा रात को सोते वक्त जरूर डरेगा, इमरान संजीदगी से बोला।
پھر الوؤں کی طرح دیدے نچا کر کہے گا، جناب والا، اگر یہ لاش پر ملی تھی تو آپ اسے اب تک چھپائے کیوں رہے؟ میں حقیقتاً اب صرف یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم بھی مجھ پر کسی قسم کا شبہ کر سکتے ہو؟ سر سلطان نے کہا۔ عمران کرسی کا ہتھا کھٹکھٹاتا رہا، کچھ بولا نہیں، لیکن وہ اب بھی سر سلطان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ بس اب جاؤ، دفتن سر سلطان نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں یہ بات کہاں سے شروع کروں۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر مجھے ہی شروع کرنے کی اجازت دیجیے، عمران نے کہا۔ کیا؟ اس الو کی تصویر کے متعلق میں اپنی یادداشت پر زور دے سکتا ہوں، تو کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ یک بیک سر سلطان سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یقیناً۔ کیا جانتے ہو؟ یہی کہ دنیا کا ایک پراسرار ترین آدمی آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ کون؟ تم اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ دیکھیے، اب میں جا رہا ہوں، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ اس کے متعلق پھر کبھی گفتگو کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس آدمی تک پہنچ ہی جاؤں جسے مقتول نے فون کیا تھا۔ میرا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کے بنگلے کے آس پاس ہی منڈلاتا رہا ہوگا۔ عمران کو توقع تھی کہ سر سلطان اسے ضرور روکیں گے، لیکن سر سلطان نے بیٹھے ہی بیٹھے الوداعی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ عمران اس تصویر کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ ویسے اس نے اپنی دانست میں اڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سر سلطان سے تصویر کے بارے میں سب کچھ گلوا لے گا، لیکن سر سلطان اس معاملے میں بالکل ہی ٹھوس ثابت ہوئے۔ عمران نے کسی پراسرار آدمی کا تذکرہ کر کے تھوڑی دیر کے لیے ان کے چہرے پر حیرت کے آثار ضرور پیدا کر دیے تھے، لیکن وہ خود کچھ کہنے کی بجائے عمران کے آگے بڑھنے کا انتظار کرتے رہے، اور عمران کو سمجھنا آسان کام نہیں تھا۔ وہ چلتے چلتے رک کر بولا، لاش کی تصویریں حاصل کر کے مجھے بھجوا دیجیے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کیپٹن فیاض سے اس مسئلے پر الجھوں۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہم دونوں کے تعلقات کتنے احمقانہ ہیں۔ پھر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل گیا۔